हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फिनॉल के कुछ और केमिकल रिएक्शन को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग फिनॉल के लैब टेस्ट को देखते हैं। लैब टेस्ट ऑफ फिनॉल। लैब टेस्ट फिनॉल। लैब टेस्ट ऑफ फिनॉल में आपको ये देखना होगा कि एक इसका वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। क्या नाम है इसका? न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। इसमें रिएजेंट के तौर पर यूज होता है न्यूट्रल FeCl3 ही रिएजेंट के तौर पर इसमें यूज होता है। इसमें एक रिएक्शन होता है फिनॉल का रिएक्शन न्यूट्रल FeCl3 से कराया जाता है। ठीक है, रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स बनता है FeOPH, फिनॉक्साइड आयन है का होल 6 3 माइनस का वायलेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, यही इसका प्रिंसिपल है। अगर ये फिनॉल हुआ तो न्यूट्रल FeCl3 के साथ कॉम्प्लेक्स देता है और ये कॉम्प्लेक्स आपको वायलेट कलर का होता है। ये कलर आप याद रखें। एज इट इज आपको क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, ये हुआ इसका पहला लैब टेस्ट। इसका दूसरा लैब टेस्ट होता है, एक और इसका इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसका नाम है सेकंड टेस्ट, लीबरमैन नाइट्रोसेशन टेस्ट। लीबरमैन नाइट्रोसेशन टेस्ट, इसमें रिएजेंट क्या यूज होता है? तो रिएजेंट इसमें यूज होता है आपको NaNO2 या KNO2 प्लस एक्सेस ऑफ एनी एसिड, इधर H2SO4, HI, HBr और HC, इनका एसिड यूज किया जाता है। ठीक है, मैकेनिज्म कैसे ये रिएक्शन जाता है, इसका मैकेनिज्म क्या है? तो इसका मैकेनिज्म के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा पहला टेस्ट में कि NaNO2 का रिएक्शन H2SO4 इन सब एसिड किसी भी एसिड के साथ करा सकते हैं। बनेगा आपको HNO2 प्लस NO2SO4। सेकेंड स्टेप में जो HNO2 बना है वो एक्सेस जो एसिड लिया हुआ है उस एसिड से रिएक्शन जाता है और बनाता है H2O प्लस एंड NO। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, बनाता है H2O एंड NO प्लस। ये NO प्लस तीसरे स्टेप में आपको फिनॉल से रिएक्शन चला जाता है, यही NO प्लस इस फिनॉल से रिएक्शन चला जाता है और देता है आपको OH एंड NO। इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोसोफेनॉल। क्या कहते हैं इसको? नाइट्रोसोफेनॉल।
ये आपको टॉटोमराइजेशन जाता है, टॉटोमराइज करता है। और टॉटोमराइजेशन में आपको यहां जो हाइड्रोजन इस तरह से हाइड्रोजन निकलकर यहां आ जाता है और आपको फॉर्मेशन होता है डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड एन ओ एच का फॉर्मेशन। एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड लिया हुआ है, उस H प्लस के प्रेजेंस में ये फिर से रिएक्शन चला जाता है और देता है आपको NOH2 प्लस। यही H2O का रिमूव होता है और बनता है आपको इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन, ये इलेक्ट्रोफाइल आपको अगले स्टेप में यूज होता है, ठीक है। और यहां लेते हैं फेनॉल के साथ वो इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाता है और बनाता है आपको फेनॉल एन डबल बॉन्ड इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग एक्सेस एसिड लिए हुए हैं, इसीलिए इसका प्रोटोनेशन हो जाता है। देखिए तो वीडियो में आ रहा है कि नहीं, अभी तक आ रहा है, ठीक है। इसका प्रोटोनेशन हो जाता है एंड HSO4 माइनस, ठीक है। इसका खासियत होता है कि ये ग्रीन कलर का होता है और इसको कहते हैं इंडोफेनॉल हाइड्रोजन सल्फेट। इंडोफेनॉल हाइड्रोजन सल्फेट, जब इसको हम डाइल्यूट करते हैं, क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, तो डाइल्यूट करने पर ये H प्लस यहां से बाहर निकल जाता है और बनता है आपको एक कंपाउंड OH N डबल बॉन्ड, ये आपको कंपाउंड देता है। इसका खासियत होता है कि ये आपको रेड कलर का कंपाउंड है और इसको ही कहा जाता है इंडोफेनॉल। क्या कहा जाता है इसको, इंडोफेनॉल। जब इसको बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराया जाता है तो एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएगा O माइनस N डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलिए अभी तक आ रहा है आपको, वीडियो कटा नहीं है नीचे से, ये आपको बनता है, ठीक है। इसका नाम है आपको इंडोफेनोलेट। इसका कलर आपको होता है ब्लू। इसका कलर क्या होता है आपको, ब्लू कलर का होता है। तो आप मेनली ये ध्यान रखें कि यहां GRB रंग चेंज होता है, ग्रीन से रेड से ब्लू, 2 बार रंग बदलता है, ये याद रखिएगा।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, ठीक है। ये फिनॉल का टेस्ट है, किसका टेस्ट है? टेस्ट ऑफ फिनॉल। किसका टेस्ट है? इट इज अ टेस्ट ऑफ फिनॉल। अब आप ध्यान रखिएगा, फिनॉल का दो टेस्ट होता है, एक न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट जो सबसे ज्यादा आता है, और दूसरा इंडोफिनॉल टेस्ट, मतलब लीवर मैग्नेटिक टेस्ट। तो इसमें बस एक बड़ा पहचान ये होता है कि 3 बार रंग आता है, ग्रीन, रेड एंड ब्लू, जिसको आप जीआरबी भी याद रख सकते हैं। ये चीज प्रोसेस आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिनॉल का एक और केमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन के नाम से। किस नाम से पढ़ते हैं? हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन के नाम से। इसमें क्या होता है कि रिएजेंट के तौर पर फॉर्मल्डिहाइड यूज होता है, और या तो एसिडिक मीडियम या तो बेसिक मीडियम, कोई भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी को कई जगह CH2O भी लिखा होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप इसमें क्या होता है कि HC डबल बॉन्ड OH इन प्रेजेंस ऑफ एसिड प्रोटोनेशन रिएक्शन जाता है। ये रेजनेंस चला जाता है और आपको देता है HCOH H एंड प्लस। इसी को सभी जगह लिखा रहता है CH2 एंड OH, ठीक है। स्टेट 2, स्टेट 2 में फिनॉल का रिएक्शन इसी कार्बोकटाइन, ये आपको क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का ये काम है। इसको इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करा देंगे, लेकिन इस रिएक्शन में दो एक्सट्रीम केसेस है। एक जिसमें फिनॉल को एक्सेस में लिया जाता है, ठीक है। एक ये केस स्टेट 2 या केस ए भी कर सकते, ये एक्सेस में, तो ये एक्सेस में है, तो ये आकर यहां जुड़ता है, OH CH2OH बनता है। इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस इसका प्रोटोनेशन होता है, OH CH2OH2 प्लस, ये OH2 हटता है और एक वेरी मच स्टेबल कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होता है, और ये आपको इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है अगले स्टेप का, ठीक है। अगले स्टेप में क्या काम करता है? इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। इसी का रिएक्शन फिनॉल से करवा देता है, क्योंकि फिनॉल तो एक्सेस में है, तो ये फिर से आ जाता है। तो जब फिनॉल इससे रिएक्शन करता है तो पहले आप फिनॉल को बना दो और इसको उलट करके ले आकर लगा दो, CH2 एक सिमेट्रिकल कंपाउंड बनता है जिसका नाम है पारा पारा डैश डाइहाइड्रोक्सी डाइफिनाइल मीथेन, ये इसका नाम, ठीक है। अगर इसका स्टेट 2 हम कुछ ऐसे ले जाए कि इसको एक्सेस लेने के बजाय इसको एक्सेस ले, तो क्या रिएक्शन लिखा जाएगा? OH CH2OH प्लस। इस बार इसको आपको एक्सेस मिले, तो ये काफी ज्यादा अमाउंट रहेगा, तो तीनों पोजीशन पर ये जुड़ जाता है। OH CH2OH CH2OH
CH2OH। इसी को पॉलीमराइज किया जाता है। इसको जब हम पॉलीमराइज करते हैं देन वी गेट बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या होता है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ये पॉलीमर केमिस्ट्री में आपको थोड़ा सा सिखाया जाएगा। बेकेलाइट का यूज देखिए कहां पर होता है। प्रेशर कुकर आप देखें, प्रेशर कुकर में जो काला पकड़ने वाला जो होता है वो बेकेलाइट का बना होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है और इसको काफी ज्यादा यूज होता है। तो ये भी एक अच्छा रिएक्शन, इस चीज को आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसको आप यूज कर सकते हैं आगे जाकर के। क्या कर सकते हैं? इसको आप आगे जाकर के इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। दो और इंपॉर्टेंट बात सीखते हैं। एक है सिंथेसिस ऑफ फिनॉल। सिंथेसिस ऑफ फेनोल्फथालीन। आपको ध्यान होगा फेनोल्फथालीन एक इंडिकेटर है और आयोनिक इक्विलिब्रियम में इसका यूज किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर हमें पढ़ना होता है, ठीक है। चलिए कैसे ये बनता है? तो हम लोग थाइलिक एनहाइड्राइड लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग? थाइलिक एनहाइड्राइड लेते हैं। थाइलिक एनहाइड्राइड लेते हैं और इसका रिएक्शन फिनॉल के साथ कराया जाता है। फिनॉल के साथ रिएक्शन इसको कराया जाता है इन एसिडिक मीडियम। H2O का रिमूवल कर दीजिए, आपको फेनोल्फथालीन मिल जाएगा। CO। वैसे तो आपको बता दें फेनोल्फथालीन का स्ट्रक्चर कई बार आया है, लेकिन आपसे ये पूछ दिया जाए कि फेनोल्फथालीन कितना H+ दे सकता है? 1 और 1 2 डाई प्रोटीन, ठीक है। क्या लिखा जाए? इसी का नाम फेनोल्फथालीन। एक और वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसका सीख सकते हैं। रिडक्शन ऑफ फेनॉल। ये भी आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी यूज होता है, आजकल हो रहा है। इसमें क्या है कि जब फेनॉल को जिंक डस्ट से रिएक्शन कराया जाता है तो हमें बेंजीन मिलता है और जिंक ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन यही अगर इस फिनॉल का रिएक्शन, एक और रिएक्शन देखिए, अगर यही फिनॉल का रिएक्शन थ्री मोल्स H2 के साथ कराते हैं, यही अगर इस फिनॉल का रिएक्शन 3 मोल्स H2 के साथ कराते हैं, ठीक है, और निकेल के प्रेजेंस में 160 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं, तो यही फिनॉल आपको साइक्लोहेक्सेनॉल प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? आपको साइक्लोहेक्सेनॉल आपको प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल हम लोग सीखते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल
रिएक्शन K2H2O8 यानी कि पोटासियम, अगर हम इसका रिएक्शन K2H2O8 पोटासियम थायो सल्फेट के साथ करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज होकर के क्वीनोन देता है। क्वीनोन देता है। अगर इसी फेनॉल का रिएक्शन या ऑक्सीजन से करवा दीजिए या Ag2O से करवा दीजिए या क्रोमाइल क्लोराइड या इन सबके साथ आप करवा दीजिए, इन सभी केसेस में आपको फिनॉल ऑक्सीडाइज होकर के बेंजोक्विनोन देगा। क्या देगा आपको? बेंजोक्विनोन देगा। यहां पर एक वेरी इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन पढ़ना है, वो ये कि जब when phenol is left for open for some time in presence of air, it changes its color to light yellow। क्यों ऐसा होता है इस चीज को देखा जाए तो यहां पर आप सीखिए कि यहां पर एक्सटेंडेड कंजुगेशन ड्यू टू extended conjugation, this compound is light yellow in color। ये क्या होता है? हल्का पीला कलर का होता है। And that is why when phenol is left open in air for some time, it turns yellow। क्या हो जाता है ये? जब थोड़ी देर के लिए खुला हवा में छोड़ दिया गया तो ये आपको येलो कलर का कंपाउंड बन जाता है। क्या बन जाता है? येलो कलर का कंपाउंड आपको मिल जाता है। इस कंपाउंड का एक बहुत अच्छा रिएक्शन आपको पढ़ना है, चलिए सीख लेते हैं उसको। मिसलेनियस रिएक्शन करके हम इसको ध्यान रखिएगा, ये भी एज इट इज आता है। HBr के प्रेजेंस में क्या है? तो HBr के प्रेजेंस में H पहले इसको प्रोटोनेट करता है, OH प्लस डबल बॉन्ड O, ये आपको रेजोनेंस चला जाता है, ठीक है। और रेजोनेंस जाने के बाद ये आपको देता है डबल बॉन्ड O प्लस OH, ठीक है। ये जो Br माइनस बचा हुआ इसी का यहां एडिशन है। लेकिन यहां पर एक हाइड्रोजन भी मौजूद है, ये टॉटोमराइज कर जाता है। टॉटोमराइज कर जाता है और कंपाउंड आपको ये देता है।
ये आपको कंपाउंड होता है। ये रिएक्शन भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा आप इसको ध्यान रखेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन में काउंट होता है। अब हम लोग कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फेनॉल देखते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction of phenol, ये हमें पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हम लोग सीखते हैं नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन पहले सीख लेते हैं। हेलोजिनेशन ये भी आपको काफी एग्जाम में आता रहता है। तो हेलोजिनेशन का बात ये है कि जब फेनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट CH2 या CCl4 के साथ जब कर दिया जाए, Br2 CH2 और CCl4 के साथ जब कर दिया जाए तो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, आपको मेजर प्रोडक्ट के तौर पर मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको मिलता है। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। लेकिन यही अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट के बजाय अगर पोलर सॉल्वेंट ले लीजिए, तो पोलर सॉल्वेंट लेने पर जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो है OH, Br, Br एंड Br। ये आपको इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट मिलता है। क्या है? 246 ट्राई ब्रोमोफेनॉल मिलता है, ठीक है। ये आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है? आपको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। अगर क्लोरीन वाटर ले लिए होते हैं तो यहां पर भी सिमिलर प्रोडक्ट आपको मिलता है। मतलब ब्रोमीन की जगह पर तीनों जगह क्या लगा रहेगा? क्लोरीन लगा होता है। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि ऐसा क्यों होता है कि जब नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो केवल मोनोब्रोमिनेशन हुआ, और जब वाटर पोलर सॉल्वेंट ले लिए तो हमें ट्राइब्रोमो सब्स्टिट्यूशन क्यों हुआ? इसके पीछे एक रीजन ये है कि जब हम पोलर सॉल्वेंट वाटर लेते हैं, ठीक है, तो वाटर बीइंग लेस एसिडिक देन फेनॉल एक्ट्स एज ए बेस, और बेस की तरह जब ये काम करेगा तो इसके एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? वाई ट्राइब्रोमो फेनॉल इज फॉर्म। क्यों ट्राइब्रोमोफेनॉल यहां बनता है? तो इसके पीछे कारण यह है कि जब आपको फेनॉल को वाटर में ऐड करते हैं के बीच में रिएक्शन होता है और फेनोक्साइड आयन और H3O प्लस का फॉर्मेशन होता है। इस फेनोक्साइड आयन को अगर गौर से देखें आप, तो आपने जो पढ़ रखा है इसमें वेरी स्ट्रॉन्ग प्लस M इफेक्ट इसका होता है, ठीक है। प्लस M का ऑर्डर आपने पढ़ा है, सबसे पहले O माइनस, फिर NH2, फिर NHR, फिर NR2 और लास्ट में आपको फिर जाके OH आता है। तो आप जिसको OH सोच कर चल रहे हैं वो वाटर में ऐड होने के बाद O माइनस बन जाता है।
और उसका रिंग एक्टिवेटिंग कैपेबिलिटी काफी ज्यादा से बढ़ जाता है और इसीलिए तीनों पोजीशन पर काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाता है और इसी कारण से ये ट्राई सब्स्टिट्यूशन करता है। ठीक है, तो इस बात को लिख लिया जाए। In phenoxide ion, due to very strong plus n effect of group, substitution occurs at all three positions। ये रीजन आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये रीजन आपसे बार बार पूछा जाएगा। ठीक है, इस एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान रखें, ये आपसे बार बार पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, ये इफेक्ट इतना ज्यादा डोमिनेटिंग होता है कि आप अगर जैसे फिनॉल ले लीजिए, अगर यहाँ कार्बोजेनिक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, या यहाँ सल्फोनिक ग्रुप लगा हुआ है, अगर इनमें से किसी को भी आप ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवा दिए तो तीनों जगह सब्स्टिट्यूशन होता है। यहां पर भी ब्रोमीन आएगा, यहां पर भी ब्रोमीन आएगा, यहां पर भी ब्रोमीन। ये क्वेश्चन भी बहुत आते रहते हैं। ठीक है, इन सब को भी वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इतना ज्यादा इफेक्ट इस रिएक्शन का होता है। लेकिन हाँ, अगर आपको ये सब ग्रुप यहां पर मौजूद रहे और इसका आप ब्रोमिनेशन करवाते हैं, ब्रोमीन वाटर, तो ये ऑर्थोपारा को ना एक्टिवेट करता है, इसको मेटा को तो करता नहीं। इसलिए ऐसे केस में ये आपको एज इट इज रह जाए, ब्रोमीन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन। ये भी आपको काफी यूजफुल आता है। ठीक है, इन सब छोटे छोटे बात को भी हमें ध्यान रखना रहेगा। आगे बढ़े। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जब फेनॉल कंपाउंड को CH3Cl लेविस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो वेरी पुअर यील्ड देते हैं। ठीक है, और नो रिएक्शन आपको जाएगा, या तो बहुत कम बनेगा या नहीं बराबर रिएक्शन। लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव उपाय एक हो जाएगा कि CH3CH3 अगर इसको फ्रीडल करंट रिएक्शन ले जाना तो आप इसको इन प्रेजेंस ऑफ HF ले जाइए। क्या ले जाइए आप? HF लेविस एसिड नहीं है, लेकिन एसिड है। आप इससे जब रिएक्शन ले जाएंगे तो ये H+ केवल इसके लिए देता है, इसके लिए नहीं देता है, और इसीलिए आपको इसमें रिएक्शन चला जाएगा। फिनॉल CH3 CH3 CH3। ठीक है, अल्काइलेशन एक और होता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन जब आप फिनॉल का रिएक्शन कॉम्ब H2SO4 से कराते हैं तो अगर ये रिएक्शन आप 25 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तो मेजर प्रोडक्ट के तौर पर आप ऑर्थोसल्फोनिक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड मिलेगा। यही आपको मेजर प्रोडक्ट
ठीक है। लेकिन यही रिएक्शन अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड पारा वाला मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, ये आपको काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है, ये आपको थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल। ये सब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है जिसको हम आप चेंज नहीं कर सकते। एक और बात ध्यान रखिए, अगर हम इसको कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो ये आपका पारा पोजीशन पर चला जाएगा। ठीक है, ये सब रिएक्शन लगभग मेमोराइज ही करना होता है। एक और बचा है हम लोग को नाइट्रोजन। नाइट्रेटिंग जो रिएजेंट होता है कॉन्क H2SO4 प्लस कॉन्क H2SO4, इसको हम लोग नाइट्रेटिंग मिक्सचर करते हैं। क्या करते हैं इसको हम लोग? नाइट्रेटिंग मिक्सचर करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? नाइट्रेटिंग मिक्सचर इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इस नाइट्रेटिंग मिक्सचर में क्या होता है कि ये जो कॉन्क HNO3 पार्ट जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण, ठीक है, ही ऑक्सीडाइजेज फिनॉल रिंग easily, has phenol ring has high electron density। ये अच्छा ग्रुप होने के कारण इस रिंग में अच्छा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, और इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ अच्छा होने के कारण HNO3 इसको बहुत अच्छे तरीके से ऑक्सीडाइज करता है, और मेजर प्रोडक्ट हमें ऑक्सीडेशन के करस्पॉन्डिंग ही मिलेगा। एंड major product is obtained corresponding to oxidation। मतलब ये है कि अगर आप फिनॉल ले लीजिए और इसका रिएक्शन करवा दीजिए कॉन्क HNO3 एंड कॉन्क H2SO4 कुछ अच्छे टेम्परेचर, ठीक है, तो आपको पिक्रिक एसिड नाइट्रेशन का जो प्रोडक्ट है जो पिक्रिक एसिड है, ठीक है, ये आपको इस रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट बनेगा प्लस ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट जो है वो आपको मेजर प्रोडक्ट बनता है। ये फिनॉल में ही नहीं, इतने अच्छा रिंग एक्टिवेटर के तौर पर अगर आपको NH2 लगा रहे हैं सेम रिएक्शन मिक्सर के साथ, ये भी रिंग एक्टिवेटेड होगा, तो यहां पर भी आपको एक सिमिलर प्रोडक्ट मिलता है NH2 NO2 NO2 एंड NO2। ये भी आपको माइनर प्रोडक्ट होगा
इसको कहते हैं हम लोग पिकरामाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पिकरामाइड कहते हैं। अगर यहां पर आपको प्लस ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट आपको मेजर प्रोडक्ट के तौर पर मिले, अगर आप टॉलीन का रिएक्शन सेम रिएक्शन करवाते हैं तो ट्राइनाइट्रोटॉलीन आपको मिलता है। ठीक है, ट्राई नाइट्रोटोलीन आपको मिलता है। ट्राइनाइट्रोटोलीन को TNT के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत अच्छा एक्सप्लोसिव होता है। क्या होता है? बहुत अच्छा एक्सप्लोसिव होता है। ये भी आपको एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। ठीक है, और ये भी आपको एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। पहली बात तो ये माइनर प्रोडक्ट बनता है। नाइट्रेशन जब हम कर रहे हैं तो हम लोग नाइट्रेटिक प्रोडक्ट जो है वो मेजर होना चाहिए, जबकि नाइट्रेशन वाला जो प्रोडक्ट है वो माइनर है। और मेजर क्या मिल रहा है आपको? तो मेजर आपको ऑक्सीडेशन के करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट है वो आपको मेजर प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन के करस्पॉन्डिंग वाला आपको क्या मिलता है? मेजर प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो फिर हम मेन चाहते हैं कि ये मेरा मेजर प्रोडक्ट बने और मेजर ये बन रहा है, तो इसको मेजर बनाने का उपाय क्या है? हम इसको लो टेम्परेचर पर करवाते हैं और कॉन्क HNO3 के बजाय डाइल्यूट HNO3 यूज करते हैं। फिर देखते हैं कि इसका क्या क्या उपाय है, उन सबको हम थोड़ा बारीकी से देखते हैं। इसका एक तरीका तो आपका ये है कि डाइल्यूट HNO3 का आप यूज करिए। ठीक है, तो जब फेनॉल का रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ किया जाए एट 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर भी लो कर दिया, डाइल्यूट भी यूज कर लिया, अब तो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं रहेगा। तो ऐसे केस में जो प्रोडक्ट आपको मिला है वो ऑर्थो वाला आपको 40% मिला है। पारा वाला आपको 30% मिलता है। और यहां पर भी ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट आपको मिलता है। इसको अगर देखने जाएंगे तो 53 ये दोनों हो जाएगा, 47% आपको ये होता है। फिर से हमें नुकसान हो गया। फिर इसका उपाय क्या है? एक उपाय इसका ये है कि यूज ग्रुप प्रोटेक्शन मेथड। दिस आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। याद होगा आपको कि जब आप फेनॉल लेते हैं तो इसको एसिटाइलेशन करवा दीजिए, आइदर विद दिस और विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या मिलेगा आपको? OC डबल बॉन्ड O CH3, ग्रुप प्रोटेक्शन करवा दिए। इसके बाद इसको आप नाइट्रेशन करवा दीजिए। ठीक है, इसके बाद इसको आप क्या करवा दीजिए? नाइट्रेशन करवा दीजिए नाइट्रेटिक मिक्सचर से। तो नाइट्रेटिक मिक्सचर से नाइट्रेशन जब आप करवाते हैं यहां तो NO2 मिलेगा, पारा, और ऑर्थो भी आपको मिलेगा। इन्हीं को हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाता है। हाइड्रोलाइसिस करने से आपको मिलेगा OH NO2 प्लस OH, पारा वाला मिलेगा।
ठीक है। इन दोनों के मिक्सचर में स्टीम डिस्टिलेशन करा दिया गया। स्टीम डिस्टिलेशन करवाने से यहाँ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है, एक वेपर में चला जाएगा और एक नहीं जाएगा, ये दोनों सेपरेट आपको मिल जाएंगे। एक कंटेनर में ये मिल जाएगा और दूसरे कंटेनर में आपको ऑर्थो वाला मिल जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका है। एक तरीका इनका और भी, ठीक है। पिक्रिक एसिड बनाने का एक तरीका और है। फॉर्मेशन ऑफ पिक्रिक एसिड, ये NCER की अप्रोच है। इसमें क्या करना है आपको कि सबसे पहले आप फेनॉल का रिएक्शन कॉन्क H2SO4 से करा दीजिए, ठीक है। हाई टेम्परेचर OH SO3H बनता है। इसको आप कॉन्क HNO3 एंड कॉन्क H2SO4 से रिएक्शन करें, इन सबका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और आपको पिक्रिक एसिड मेजर प्रोडक्ट के तौर पर मिल जाएगा। इस तरीके से आपको फिनॉल चैप्टर खत्म हुआ। आगे हम लोग नाइट्रो कंपाउंड्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल।